नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 11 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। चारास 3 किलो 20 ग्राम चरस के साथ 3 गिरफ्तार, एक आरोपी पहले भी हो चुका है अरेस्ट। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत सोमवार को महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध गाड़ी और मोटरसाइकिल का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान संदिग्ध गाड़ी और मोटरसाइकिल से कुल 3 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने तस्करी के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करणप्रीत सिंह निवासी गांव चंगी डा मरहीन तहसील हीरानगर जिला कठुआ, विशाल कुमार निवासी समलाना डा मकड़ाहन तहसील जवाली व साहिल कुमार निवासी गांव चकदेसा तहसील मरहीन जिला कठुआ शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना डमटाल में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी विशाल कुमार एक अभ्यस्त अपराधी हैं, जिसे पहले भी थाना जवाली में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 12 किलो 156 ग्राम चरस बरामद हुई थी। SP नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि जिला पुलिस नूरपुर कांशे के खिलाफ भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। समाचार नंबर 2। JK किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मंडी के JCO राकेश कुमार शहीद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के JCO राकेश कुमार शहीद हो गए, जबकि 3 जवान घायल हैं। JCO राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के निवासी थे। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ के छास इलाके में रविवार सुबह से ही एनकाउंटर जारी था। इस दौरान आतंकियों की फायरिंग में JCO राकेश कुमार शहीद हो गए। अधिकारियों के मुताबिक यहां कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के आतंकवादी ही छिपे हैं, जिन्होंने 2 विलेज गार्ड की हत्या की थी। किश्तवाड़ के अलावा श्रीनगर के जबरवान इलाके में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। यहाँ भी सुरक्षा बलों को 2-3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने दाचीगाम और निशात के ऊपरी इलाकों को जोड़े वाले जंगल में सुबह करीब 9 बजे अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों और जवानों के बीच रुक रुक कर फायरिंग खबर लिखे जाने तक जारी थी।
समाचार नंबर 3, आयुष्मान फ्रॉड केस, मरीजों की फिजिकल वेरिफिकेशन, बैंक खातों की जांच। ईडी फर्जी आयुष्मान कार्ड से करोड़ों के फ्रॉड मामले में ईडी स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड का एनालिसिस कर रही है। आयुष्मान फ्रॉड मामले में निजी अस्पतालों इलाज करवाने वाले लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन सहित निजी अस्पतालों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। ईडी पता लगा रही है कि जिन रोगियों का निजी अस्पतालों ने क्लेम लिया है उनका इलाज हुआ भी है या फिर फर्जी बिल बनाए गए हैं। ईडी की टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों इलाज करवाने वाले लोगों से पूछताछ कर पता लगा रही है कि अस्पतालों ने जो क्लेम किया है वो सही है या फर्जी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी आयुष्मान कार्ड के फ्रॉड मामले में ईडी अब आरोपियों को समन भेजने की तैयारी में है। बैलेंस शीटों सहित बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाला। ईडी आयुष्मान घोटाले के ऑडिट में निजी अस्पतालों की बैलेंस शीटों सहित बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। इसके अलावा ईडी ने निजी अस्पतालों द्वारा किए गए मरीजों के क्लेम की भी जांच कर दी है। आयुष्मान योजना में ईडी की अब तक की गई जांच के अनुसार इस मामले में लगभग 25 करोड़ रुपए की अपराध आय शामिल है। ईडी ने कुछ माह पहले दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में के 20 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की थी। छापेमारी में 88 लाख रुपए नकद जब्त। ईडी ने छापामारी करके 88 लाख रुपए नकद, 4 बैंक लॉकर और 140 संबंधित बैंक खाते जब्त किए थे। इसके अलावा ईडी ने अचल और चल संपत्तियों, खातों की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के अलावा मोबाइल फोन, आईपैड, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के रूप में 16 डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। ईडी अब छापेमारी के दौरान जब्त किए गए उपकरणों और बैंक खातों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। समाचार नंबर 4, बाजार पर महज कुछ कंपनियों के एकाधिकार के सुक्खू भी खिलाफ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह चिंता केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित को सर्वोपरि रखने की रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे को स्पष्ट और साहसिक रूप में देश के समक्ष रखा है, जो कि हर नागरिक की चिंता को उजागर करता है। बाजार में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी तो कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं और उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के एकाधिकार को लेकर उठाए गए सवाल देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। राहुल गांधी ने बड़ी कंपनियों की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए कहा है कि इस प्रकार का एकाधिकार देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज हैं, उनकी चिंताएं हर नागरिक के हित में हैं। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए देश की जनता के हित में नीति निर्माण करना चाहिए। राहुल गांधी के विचार और सुझाव देश के सभी नागरिकों को सजग करने वाले हैं। यदि केंद्र सरकार वास्तव में जनहित में कार्य करना चाहती है तो इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए ठोस नीतियां अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मुद्दों पर देश भर में चर्चा होनी चाहिए ताकि आम नागरिक अपने अधिकारों और हितों के प्रति सजग रहें और सभी को समान रूप से आर्थिक सशक्तिकरण के लाभ प्राप्त हो सकें। समाचार नंबर 5, शिक्षा बोर्ड ने भरी ऊंची उड़ान, मास्टर ट्रेनर मुहैया करवाने वाला देश का पहला बोर्ड बना। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर वाला देश का पहला एजुकेशन बोर्ड बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित परख कार्यक्रम में हिमाचल के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रयासों का सराहा गया है। इतना ही नहीं, देश भर में सबसे पहले NAP 2020 के तहत प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर वाले देश के पहले एजुकेशन बोर्ड के रूप में नवाजा गया है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में कैपेंटेंसी बेस्ड प्रश्न पत्र तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके तहत शिक्षा बोर्ड के 60 मास्टर ट्रेनर जिला स्तर पर शिक्षकों को प्रश्न पत्र बनाने के लिए ट्रेन करेंगे।
जिसके लिए प्रदेश भर के प्राइमरी, हाई और सेकेंडरी के सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। प्रश्न पत्र में होने वाले बदलावों व शिक्षा के स्तर में किए जाने वाले कार्यों को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रेन करके जानकारी भी प्रदान की जाएगी। ऐसे में अब न्यू NAP के तहत राज्य में सबसे पहले प्रश्न पत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब हिमाचल प्रदेश में परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने की तैयारी स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कर ली है। इसके चलते ही देश भर में सबसे पहले न्यूज एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए 60 मास्टर ट्रेनर भी तैयार कर लिए गए हैं। HDM दिल्ली के परख कार्यक्रम में मिला अव्वल का खिताब। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव मेजर डा विशाल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रश्न पत्र तैयार करने वाले मास्टर ट्रेनर वाला हिमाचल बोर्ड देश के सभी एजुकेशन बोर्ड में परख कार्यक्रम दिल्ली में अव्वल पाया गया है। उन्होंने बताया कि अब मास्टर ट्रेनर की ओर से प्राइमरी स्तर तक के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। आगामी कुछ ही वर्षों में क्षमता जांच यानी कैपेंडेंसी बेस्ड प्रश्न पत्रों को 50% किए जाने की योजना को लेकर काम चल रहा है, जिससे शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में छात्रों के एजुकेशन स्तर में सुधार आएगा। समाचार नंबर 6। अच्छे काम पर करेंगे सरकार का स्वागत, जयराम बोले, गलत फैसलों का विरोध करेगी भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम अभिनंदन भी करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही गलत निर्णय लेती रही तो जहां टोकना होगा वहां टोकेंगे भी जरूर। उन्होंने कहा कि मुझे आज जो दायित्व मिला है उसके निर्वहन के लिए मुझे जनता की आवाज बनकर सरकार के हर उस फैसले का विरोध करना है जो जनता के खिलाफ हो। विपक्ष का काम ही सरकार को गलत करने से रोकना है। सरकार अच्छा करती है तो उसका हम स्वागत भी करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार निर्णय ही गलत ले रही है। मंडी दौरे पर बल्ह और दरंग भाजपा सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव अभियान में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से जुड़े समोसा विवाद की चर्चा देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा शुरू हो गई है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष का बल्ह, सदर मंडी, द्रंग के बिजनी और कटिंडी में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उनके साथ सुंदरनगर के विधायक एवं भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्बाल, विधायक इंद्र सिंह गांधी, विधायक पूर्णचंद, प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य, निहाल चंद शर्मा भी उपस्थित रहे। समाचार नंबर 7। महाराष्ट्र चुनाव पर गरमाई सियासत, स्वास्थ्य मंत्री और राजस्व मंत्री ने साधा निशाना। स्वास्थ्य मंत्री डा कर्नल धनी राम शांडिल और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने संयुक्त वक्तव्य में केंद्रीय भाजपा नेताओं के हिमाचल को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों से वसूली के आरोप लगाने वाले भाजपा नेता बताएं कि उन्हें चुनाव के लिए पूंजीपतियों से कितना धन मिला है। मंत्रियों ने कहा कि चुनावी बांड के जरिए 6060 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। ऐसे में केंद्रीय भाजपा नेता वसूली के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे चुका है। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बजाय उपलब्ध रोजगार भी छीन लिए। न लोगों के खाते में 15 से 15 लाख रुपए आए और न ही युवाओं को नौकरी मिली। मंत्रियों ने कहा कि 22 माह के कार्यकाल में प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। अगर ऐसा होता
तो केंद्र सरकार अपनी सभी कठपुतली जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रदेश सरकार ने 20 महीने में पूरी की 5 गारंटियां। प्रदेश सरकार ने मात्र 20 माह के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियों को पूरा किया है। पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सुख सम्मान निधि के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की 2.85 लाख पात्र महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ई-टैक्सी खरीदने, निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। 23 नवंबर को भाजपा को आईना दिखाएगी जनता। प्रदेश में आबकारी नीति में संशोधन कर अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों में पार्टी की जीत तय है और भाजपा के शासन से लोगों में गुस्सा है और इसका परिणाम 23 नवंबर को सबके सामने होगा। समाचार नंबर 8। कुल्लू पुलिस टीम ने पाई बड़ी सफलता, 6.25 किलो चरस सहित तस्कर काबू। जिला बिलासपुर पुलिस की ओर से नशा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा चिट्टा माफिया, चरस माफिया, अफीम माफिया, शराब माफिया की मनमानी पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत एनटीएफ कुल्लू की टीम ने कीरतपुरनर चौक 4 लेन पर रविवार को कार्रवाई करते हुए कुल्लू जिला से संबंधित एक व्यक्ति को चरस की बड़ी खेप पकड़ा है। पुलिस द्वारा इस व्यक्ति के कब्जे से 5 किलोग्राम 787 ग्राम चरस बरामद की है। बताया जा रहा है कि एनडीएफ कुल्लू की टीम को चरस को लेकर गुप्त सूचना मिली थी, जिसके चलते पुलिस की ओर से 4 लेन पर टनल नंबर 2 थापना के नारली के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक टैक्सी में सवार कुल्लू का व्यक्ति पहुंचा। जब पुलिस की ओर से टैक्सी के चालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह कुल्लू के लिए टैक्सी लेकर गया था। वहीं वापसी पर एक व्यक्ति को कुल्लू से चंडीगढ़ लेकर जा रहा था। इस टैक्सी में सवार दूसरा व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने संदेह के आधार पर इस टैक्सी की चेकिंग की तो गाड़ी के अंदर एक ट्रॉली बैग पाया गया। जब पुलिस ने चेक किया तो इसमें कुल 18 पैकेज बरामद हुए। इस व्यक्ति को 5 किलोग्राम 787 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया। आरोपी की पहचान जीवन सिंह, उम्र 41 साल, निवासी जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। समाचार नंबर 9। अब कागज के नहीं प्लास्टिक कार्ड बनेंगे, टिकटिंग मशीन में दर्ज होगा हर यात्री का रिकॉर्ड। एचआरटीसी की बस में सफर करने वाले हर एक यात्री का रिकॉर्ड रहेगा। निगम के श्रेणी कर यात्रियों को अभी तक कागजी पास उपलब्ध करवाता रहा है, जिन्हें अब प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा, जिसे मशीन में स्वाइप करने की सुविधा होगी। रियायती पास वनी शुल्क सफर करने वालों के लिए प्लास्टिक कार्ड ही इस्तेमाल होगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की तरह ही यह कार्ड होगा। इसे RIDF नाम दिया गया है। परिचालकों के पास जो टिकटिंग मशीनें हैं, उसमें इसे स्कैन किया जाएगा। इससे पूरा डाटा निगम के पास आएगा कि बसों में कितने लोग रोजाना रियायती पास वनी शुल्क सफर कर रहे हैं। जीरो टिकटिंग की जो व्यवस्था है, उसके तहत यह प्रावधान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल से इसे मंजूरी मिल चुकी है। इस महीने 20 तारीख को इस कार्ड को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है।
हालांकि इसको लेकर अभी कुछ औपचारिकताएं बचती है, जिसे निगम प्रबंधन पूरा करने में जुट गया है। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 1650 करोड़ के घाटे में है। निगम को घाटे से उबारने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। निगम का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। निगम प्रबंधन का कहना है कि इन कार्ड के बन जाने के बाद रोजाना कितने लोगों ने बसों में निःशुल्क सफर किया, वे किस श्रेणी के थे, कितने छात्र थे, कितने कैंसर मरीज थे व कितने अन्य, इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। निगम रियायती सफर के एवज में सरकार से ग्रांट लेता है। जब पूरा रिकॉर्ड होगा तो ग्रांट उसके अनुसार ही मांगी जाएगी। कई मामले फर्जीवाड़े के भी आए हैं। ऐसे में जब ये कार्ड बन जाएंगे तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। परिवहन निगम महिलाओं, पुलिस कर्मचारी, छात्र वर्ग के अलावा दिव्यांगजनों और ग्रीन कार्ड व अन्य रियायती श्रेणियों को जो रियायतें बस यात्रा में दी जाती हैं, उस पर रोजाना 45 से 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। परिवहन निगम ने उन श्रेणियों का भी इसमें हिसाब लगाया है जिनसे सरकार पैसे नहीं लेती है और उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। समाचार नंबर 10। एक्सीडेंट, किन्नौर के कंडार और लिप्पासरंग मार्ग पर दर्दनाक हादसे, 2 की मौत। किन्नौर जिला में शनिवार को हुए 2 अलग अलग वाहन दुर्घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रामपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पहली घटना निचार उपमंडल के कंडार संपर्क सड़क पर हुई। जिला में एक बुलेरो गाड़ी के सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में लुढ़क जाने से सतपाल गांव रिब्बा निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा शनिवार करीब रात 8:30 बजे बताई जा रही है। एसडीपीओ भावानगर राजकुमार ने कहा कि घटना में एक युवक की मौत हुई है। दूसरी घटना लिप्पासरंग संपर्क सड़क पर लफो नामक स्थान पर हुई। बताया जाता कि इस घटना में वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में सवार 3 लोगों में एक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ में प्राथमिक उपचार देने के बाद रामपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया। मृतक की पहचान भगवान छेरिंग उम्र 20 साल असरंग निवासी के रूप में हुई है, जबकि घायल वंशी लाल 19 साल व यशवंत दोनों असरंग निवासी है। घटना सुबह 3 बजे बताई जा रही है। खबर की पुष्टि करते हुए मुरंग थाना प्रभारी जवाहर ठाकुर ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंची थी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रिकांगपिओ भेजा गया। पुलिस ने दोनों घटनाओं पर मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। वहीं एसपी किन्नौर ने हादसों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पुलिस हादसों के कारणों की छानबीन कर रही है। समाचार नंबर 11। सिलेंडर ब्लास्ट, 2 मंजिला मकान राख, 10 लाख का नुकसान, बेघर हुआ परिवार। शिमला की चेली पंचायत के गड़ावग में आग की घटना में 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। मकान में बने 8 कमरे जलकर खाक हो गए। हालांकि मकान में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग की घटना के दौरान एक गैस सिलेंडर भी फटा है। ऐसे में मकान में गैस लीक होने से आग पकड़ने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी व्यक्ति के आग में झुलसने की सूचना है। हालांकि इस दौरान एक परिवार पूरी तरह से बेघर हो गया है। आग की इस घटना में 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मकान में आग लगने की घटना चेली पंचायत के गड़ावग में जयकांत के मकान में पेश आई है। मकान में आग लगने की सूचना मिलने के बाद बालूगंज और माल रोड की से अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन गड़ावग तक अग्निशमन वाहन के लिए सड़क न होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। इससे आग बुझाने में दिक्कतें पेश आई। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को मैनुअली ही आग बुझानी पड़ी। उधर अग्निशमन विभाग के मंडलीय अग्निशमन अधिकारी नितिन धीमान का कहना है कि गड़ावग में मकान में बने 8 कमरे जलकर खाक हो गए। उन्होंने बताया कि गड़ावग तक अग्निशमन वाहन के लिए सड़क न होने से फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नितिन धीमान ने बताया कि मकान में एक गैस सिलेंडर फटा है। उन्होंने कहा कि जिस मकान में आग लगी उसके साथ ही एक अन्य मकान भी सटा था। इसके भी एक कमरे को आग ने जकड़ लिया।
उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग की टीम व स्थानीय लोगों ने पहले से जल रहे मकान के साथ उक्त मकान को आग से जलने से बचाया। हालांकि पहले से जल रहे मकान का कुछ कीमती सामान बचा लिया गया। समाचार नंबर 12। श्री रेणुकाजी मेला आज, मुख्यमंत्री करेंगे आगाज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को हिमाचल वापस लौट आएंगे। मंगलवार को शिमला लौटेंगे, जिससे पहले उनका सिरमौर जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली से मुख्यमंत्री सीधे सिरमौर आने वाले हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले में शिरकत करेंगे। सीएम का अगले 2 दिनों का टूर प्रोग्राम जारी हो गया है। मंगलवार को शिमला आने के बाद मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी वित्त विभाग के अफसरों के साथ बैठक होनी है, क्योंकि बजट की तैयारी चल रही है और इस बीच वित्तीय मामलों को लेकर चर्चा की जानी है। इसके बाद सीएम कैबिनेट में लाए जाने वाले मामलों को लेकर भी अफसरों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक रखी गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री का जो टूर प्रोग्राम जारी किया है, उसके अनुसार वह सोमवार को सुबह 9:40 पर हिमाचल सदन दिल्ली से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे और दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे उनकी उड़ान होगी। वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से सिरमौर जिला के क्वागधार आएंगे, जहां से उनका भूरेश्वर महादेव मंदिर जाने का कार्यक्रम है। भूरेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पर भगवान शिव की एक मूर्ति का अनावरण भी उनके द्वारा किया जाना है। साथ ही वह नए बने क्वागधार हेलीपैड का उद्घाटन करेंगे, जहां पर पहली बार उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। साथ ही भूरेश्वर महादेव मंदिर में वन वाटिका का उद्घाटन करेंगे और यहां पर जनता के साथ बातचीत करेंगे। यहां सीएम की लोगों से मुलाकात होगी, जिनकी समस्याओं का मौके पर उनका निराकरण भी करेंगे। भगवान परशुराम मंदिर में नवाएंगे शीश। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे यहां से चलेंगे और मायना बाग हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां से गिरी रिवर बैंक पर देवताओं का आशीर्वाद लेंगे, जिसके साथ ही सीएम श्री रेणुकाजी होटल पहुंचेंगे। यहां पर दोपहर के भोजन के बाद वह भगवान परशुराम के मंदिर में माथा टेकने पहुंचेंगे, वहीं देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। शाम के समय यहां पर एक महानाटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कल शिमला में अफसरों से करेंगे मीटिंग। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम यहीं पर्यटन विकास निगम के होटल रेणुकाजी में होगा। मंगलवार को सुबह मुख्यमंत्री वहां से सीधे शिमला आएंगे और शिमला में उनका पहले ओक ओवर जाने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वह दोपहर में सचिवालय जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पिछले 3 दिन से प्रदेश से बाहर हैं। वह यहां पर डीसी व एसपी की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली चले गए थे, जहां पर दिल्ली न्याय यात्रा में शामिल हुए और इसके बाद वह महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए मुंबई गए थे। रविवार को सीएम दिल्ली में ही थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात की है। समाचार नंबर 13। शिक्षा बोर्ड से संबद्धता को 1146 आवेदन। हिमाचल प्रदेश में इस बार 43 नए निजी स्कूल खोलने को प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए शिक्षा बोर्ड से संबद्धता को ऑनलाइन आवेदन कर दिए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड की ओर से नवंबर माह में ही निरीक्षण भी किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने वाले कुल 1188 स्कूल हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के पास इस बार ऑनलाइन ही शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में संबद्धता के लिए 1146 निजी स्कूलों ने आवेदन किया है। इनमें 43 नए स्कूलों के लिए आवेदन, 58 अपग्रेडेशन, 3 से 5 वर्ष की संबद्धता के लिए 30 और 1015 स्कूलों ने संबद्धता रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर माह में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की संबद्धता के लिए आवेदन मांगे थे। इसके चलते शिक्षा बोर्ड के पास नए शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 1146 आवेदन पहुंचे हैं। इनमें से जहां 43 लोगों ने नए स्कूल खोलने के लिए आवेदन किया है, वहीं 58 ने स्कूलों का स्तर बढ़ाने को आवेदन किया है। इस बार सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए गए हैं। अब बोर्ड के पास पहुंचे इन आवेदनों पर शिक्षा बोर्ड की ओर से नवंबर माह में संबंधित संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा।
जनवरी 2025 में बोर्ड कार्यालय की ओर से संस्थानों के आवेदनों पर लिए गए निर्णय बारे उन्हें सूचित किया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डा मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की संबद्धता के लिए अक्टूबर माह में आवेदन मांगे गए थे, जिसके चलते शिक्षा बोर्ड के पास कुल 1146 आवेदन पहुँचे हैं। अब इन स्कूलों का निरीक्षण कर उन्हें संबद्धता देने संबंधी आगामी प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।